विद्यार्थी मित्रों, 11th BA चैप्टर नंबर 4 है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, प्रस्तावना देख लेते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे सूचना संचार है तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। तो इसकी प्रस्तावना की हम चर्चा करते हैं तो हम देख पाएंगे कि वर्तमान समय में या वर्तमान जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि धंधे में स्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज आप बाजार में देखिए तो आपको एक ही तरह के जो है कई दुकानें या एक ही तरह के कई धंधे, एक जैसे धंधे आपको देखने को मिलेंगे और सभी धंधों में कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। सभी लोग अपनी कीमत को घटा करके या ग्राहक को किसी अन्य तरह से डिस्काउंट दे करके या किसी भी तरह से अपने तरफ खींचने का, आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय है वो धंधे में प्रतिस्पर्धा का समय है या धंधा में स्पर्धा का समय है। और इस स्पर्धा में जो है धंधे को टिके रहना या अपना अस्तित्व बनाए रखना, ये उसके लिए महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए उसे अपने मानव संसाधन जैसी शक्तियों का महत्व बढ़ाना पड़ता है। उसके पास जो भी मानव संसाधन है उसको उपयोग करना पड़ता है अगर उसको स्पर्धा में टिके रहना है। तो साथ साथ में उसको अपने धंधे का विकास करने के लिए भी मानव संसाधन जैसी शक्तियों का महत्वपूर्ण उसको उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करें तो स्पर्धा में अगर अस्तित्व बनाए रखना हो तो इस हेतु से किसी भी धंधे को ये 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है कि निम्न लागत में वस्तु प्राप्त करना या उत्पादन करना। तो अगर वस्तु की लागत कम होगी तो वस्तु में की कीमत को हम घटा सकते हैं, या कोई भी धंधा होगा वो वस्तु की कीमत, कम कीमत पर वस्तु बेच सकता है वो, क्योंकि ग्राहक तो हमेशा कैसी मांग करेगा कि वस्तु की कीमत कम रहे। तो कम कीमत रहे तो ऐसी परिस्थिति में वह निम्न लागत वाली अगर वस्तु है तो वो कम कीमत पर बेची जा सकती है और इसी की वजह से स्पर्धा में टिका जा सकता है, क्योंकि जिसकी वस्तु सस्ती होगी और उसी वस्तु की तरफ ग्राहक का ज्यादा झुकाव रहेगा। साथ साथ में उसको ये भी देखना है कि उसके वस्तु की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। वस्तु भी सस्ती होनी चाहिए, उसके लिए निम्न लागत होना चाहिए और साथ में उसकी गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी अच्छी, एकदम से क्वालिटी कीमत के चक्कर में बेकार नहीं होनी चाहिए। तो उच्च गुणवत्ता भी बनी रहनी चाहिए। उसके बाद है शीघ्रता से स्थानांतरण, वस्तु ग्राहक तक पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और वो भी शीघ्र पहुंचना चाहिए, उसमें भी कंपटीशन है। तो समय से वस्तु ग्राहक तक पहुंचे ये व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी इकाई की है अगर उससे स्पर्धा में टिके रहना है तो। और उसके बाद जब वस्तु उसके पास पहुंच जाए ग्राहक के पास तो ग्राहक की अच्छी सेवा भी होनी चाहिए। ग्राहक कोई कंप्लेन करे, ग्राहक किसी बात के लिए बताए तो उसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। तो ये जो 4 चीजें हैं, अगर ये 4 चीजें को ध्यान दे तो कोई भी धंधा, कितना भी कंपटीशन हो, कितनी भी स्पर्धा हो, वो बाजार में टिक सकता है, अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। कि निम्न लागत वाली वस्तु का उत्पादन करना और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु बेचना और शीघ्रता से ग्राहक तक वस्तु पहुंचे ऐसी व्यवस्था करना और ग्राहक तक वस्तु पहुंचने के बाद या सेवा पहुंचने के बाद उसका सेवा बनी रहे, उसको अच्छी सेवा देना, ये भी जिम्मेदारी उसको साथ साथ में उठाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों के लिए एक है सूचना संचार आवश्यक बन जाता है। तो सूचना संचार जो है यह आवश्यक है जो है ग्राहकों के साथ आदान प्रदान करने के लिए या ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार बनाए रखने के लिए। और इसी जो है श्रेणी के अंतर्गत आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे पहले समय की बात करें
तो प्राचीन समय में जो है टेक्नोलॉजी का विकास न होने के पहले सूचना संचारी माध्यम था। ग्राहक तक अपना जो भी आदान प्रदान होता था, व्यवहार होता था, उसके लिए महत्वपूर्ण साधन सूचना संचार, किसी तरह से उसको सूचना भेजना और उसके अभिप्राय को प्राप्त करना। लेकिन अब ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स क्या है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ई कॉमर्स जो है यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या व्यापार है। इसके द्वारा जो है ऑनलाइन सेवाएं दी जाती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, बराबर, स्नैपडील है, तो अमेजोन है। ये सब संस्थाएं क्या हैं, तो ये सब इकाइयां ई कॉमर्स करती हैं, यानी ग्राहक के साथ ऑनलाइन व्यवहार करती हैं। तो ये जो ऑनलाइन व्यवहार करने वाली संस्थाएं हैं, इकाइयां हैं, ये सब ई कॉमर्स है। अब ये ई कॉमर्स हैं, ये भी कंपटीशन में इनका भी और योगदान हो जाता है, क्योंकि इनकी वस्तुएं, इनकी सेवाएं जो है ज्यादा मतलब शीघ्र होती हैं, तो इस वजह से, और ग्राहकों के संपर्क में भी बनी रहती हैं। तो ई कॉमर्स जो है ये भी एक कंपटीशन या जो है इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है, स्पर्धा को बढ़ाने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है सूचना संचार, ई कॉमर्स, आउटसोर्सिंग। तो सूचना संचार, ग्राहकों के और इकाइयों के बीच आदान प्रदान की व्यवस्था, ई कॉमर्स, ऑनलाइन खरीद या ऑनलाइन व्यापार, ये हो गया। और तीसरा है आउटसोर्सिंग, ये अपने लिए नया है। आउटसोर्सिंग क्या है, तो धंधा के आंतरिक कार्य को बाह्य स्रोत या किसी बाहरी इकाई को सौंप दिया जाए तो उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे हम विद्यालय के अंदर हम समझेंगे कि विद्यालय का, स्कूल का मुख्य हेतु है विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। अब अभिभावक आता है और विद्यार्थियों को लाने और ले जाने का, स्कूल की व्यवस्था की बात करता है, तो वो व्यवस्था स्कूल अगर करने बैठेगा तो फिर उसके शिक्षा में या उसके पढ़ाई के अंदर उसको थोड़ी समस्या खड़ी होगी। इस वजह से वो ऐसे कार्य कि जो गौण कार्य आप कहो उसको, वो इसका मुख्य कार्य नहीं है, वो गौण कार्य है, तो वो क्या करेगा, किसी अन्य को सौंप देगा या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा भाई आप देखो हमारे स्कूल के बच्चे को आपको ले आना है और ले जाना है, और ऐसी व्यवस्था वह किसी अन्य को सौंप देगा, तो वही क्या हो जाता है, आउटसोर्सिंग हो जाता है। अभी आप वर्तमान समय में देखिए जैसे टेलीफोन कंपनियां वगैरह हैं, तो यहाँ पर कस्टमर केयर होता है। तो कस्टमर केयर का काम क्या है कि कस्टमर की बात को सुनना और उनके जो है प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना। तो ये कंपनियां भी क्या करती हैं कि ये अपना मुख्य कार्य तो खुद करती हैं, और ये गौण कार्य जैसे कस्टमर केयर से संबंधित कार्य है उनको लिए वो किसी कॉन्ट्रैक्ट बेच पर किसी को भी काम सौंप देते हैं, भाई आपको हमारे कंपनी के जो भी कस्टमर के समस्याएं हैं उनका समाधान करना, उनकी बातों को सुनना है। तो ये भी जो व्यवस्था है वो सब क्या हुआ, बाह्य स्रोत को दी गई। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी धंधा, कोई भी इकाई अपने मुख्य कार्य खुद करे और गौण कार्य किसी अन्य को सौंप दे या किसी अन्य से करवाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों चीजें हुआ, सूचना जो है आदान प्रदान है, ई कॉमर्स जो है वह ऑनलाइन बिजनेस है, व्यापार है, और आउटसोर्सिंग जो है ये धंधा के गौण कार्य अन्य किसी को सौंप करके उनसे कार्य करवाने का कार्य है। तो ये सारे काम आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ख्याल आ गया होगा। तो ये अपना चैप्टर का नाम भी यही है, और ये चैप्टर यहाँ तीनों शब्द में क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सूचना का संचार। सूचना का संचार का पहले हम अर्थ देखते हैं। तो सूचना का संचार क्या है, तो सूचना का संचार अर्थात सूचना देना, सीधी बात इसके अंदर है कि सूचना जो हम देते हैं वही सूचना का संचार है। या इसको हम कहते हैं प्रत्यायन, या तो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, आपको जल्दी समझ में आएगा। और जैसे सेक्रेटरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें वाणिज्य पत्र व्यवहार बताया जाता है, किस तरह से हम किसी अन्य संस्था को, अन्य व्यापारी को, बीमा कंपनी को, बैंक को, धंधा की या बिजनेस से रिलेटेड उनको हम पत्र लिखते हैं, और पत्र लिखकर अपनी बात को उनके सामने रखते हैं और सामने उनका उत्तर लेते हैं। तो सूचना का संचार है वो। तो अपने कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो
तो इस तरह कॉमर्शियल जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सभी सूचना का संचार होगा इसके अंदर। अब आगे सीखते हैं इसके अंदर कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो लैटिन भाषा में ये शब्द उपयोग किया गया है। एक शब्द है कम्युनिस और दूसरा शब्द है कम्युनिकेयर। आप अच्छी तरह याद रखें, इसको आपको समझाना पड़ सकता है। तो लैटिन भाषा के अंदर शब्द है, इंग्लिश में दो शब्द है, पहला है कम्युनिस और दूसरा है कम्युनिकेयर। इन दोनों को मिलाकर बना है कम्युनिकेशन। तो आप इस तरह समझा सकते हैं। अब एक कम्युनिस्ट, ये इसका मतलब क्या हुआ, टू शेयर कॉमन, यानी कि बातों को या किसी भी जो है सूचना को शेयर करना। तो शेयर करना वही है कम्युनिकेशन। तो अब इसके थोड़े हम प्राचीन की तरफ चलते हैं। तो प्राचीन समय में देखें तो आदि मानव की बात हम करें, जिस समय मनुष्य जंगलों में रहता था, तो उस समय की बात करें तो उस समय सूचना उस समय भी थी, सूचना का संचार उस समय भी था, लेकिन उसका थोड़ा स्वरूप अलग था। कैसे था कि वो संकेतों के माध्यम से या शब्द रहित था, आप कैसा कहोगे, शब्द रहित सूचना उस समय थी, क्योंकि किसी को बोलना नहीं आता था, किसी को भाषा का ज्ञान नहीं था, किसी को संज्ञा का ज्ञान नहीं था। तो वो क्या करते थे कि वो संकेत का उपयोग करते थे, हाव भाव का उपयोग करते थे। तो इस तरह से संकेत और हाव भाव से अपना काम चला लेते थे और उनके सूचना का संचार भी लिमिटेड था, बहुत ज्यादा नहीं था, तो इसलिए इशारों में काम हो जाता था उनका। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि बोली और भाषा की उत्पत्ति हुई और बोली भाषा धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। उसके बाद विज्ञान और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ और विकास होने से भाषा और संज्ञा का उपयोग होने लगा और भाषा और संज्ञा का उपयोग होने लगा तो जो सूचना संचारण के प्रसारण के माध्यम हैं उनका तीव्र और सरल ढंग से उसका उपयोग होने लगा और सूचना का माध्यम सरल बनता गया और शीघ्र बनता गया। कोई भी सूचना आसानी से लोग समझ सकें और आसानी से उनके पास समय से पहले पहुंच जाए, तो ऐसी व्यवस्था भी धीरे धीरे होने लगी। तो यानी पूर्व समय से लेकर के और वर्तमान समय में सूचना का संचार में काफी परिवर्तन आप पाएंगे, काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद है कि सूचना संचार जो है यह द्विमार्गीय प्रक्रिया है। द्विमार्गीय प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि आदान और प्रदान, यानी ये क्या होता है, एक माध्यम से अन्य माध्यम, जैसे एक पक्ष है एक दूसरे पक्ष को सूचना देगा और फिर दूसरा पक्ष है वह उसका प्रत्युत्तर उसको दे देगा। तो इस तरह से ये आदान प्रदान हुआ। आप जैसे टेलीफोन पर बात करते हैं तो टेलीफोन पर जब आप बात करते हैं तो आप अकेले ही बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है। तो जब आप कुछ बोलेंगे तो सामने वाला उसको सुनेगा और सुनकर आपको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ये क्या हुई, द्विमार्गीय प्रक्रिया। आप अकेले बोलते रहे, सामने वाला खाया सुनता रहे, तो वो एक मार्गीय प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह वो आदान प्रदान जो है दोनों पक्ष में होता है, इसलिए सूचना जो है वो संचार ये द्विमार्गीय प्रक्रिया इसको कहा जाता है कि एक माध्यम से अन्य माध्यम तक उसको पहुंचाते हैं सूचना को और फिर अन्य माध्यम भी वह अपनी सूचना जिस माध्यम से आई है उसको अपनी सूचना को पहुंचा देता है। तो इस तरह से आप इसमें देख पाएंगे कि सूचना प्रेषक जो है वह प्राप्तकर्ता को अपनी सूचना भेजने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करता है। अब वो माध्यम क्या होता है, पत्र हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, नेट द्वारा हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ऐसे कोई बहुत सारे माध्यम अभी तो है। तो इस तरह सूचना प्रेषक जो है सबसे पहले अपनी सूचना इकट्ठा करेगा और सूचना एकत्र करके फिर वो कोई माध्यम ढूंढेगा और वो माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेज देगा। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने टॉपिक के सारी जानकारियां मैं आपको यहाँ पर एकत्र किया, उसको मैं आपको समझा करके मैंने YouTube पर उसको डाला और फिर वो आप तक सीधा क्या हो गया, पहुंच गया। और फिर आप उसका अध्ययन करेंगे, आप उसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके आप जो है क्या करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, या आप उसको जो है क्या बोलते हैं इसको, और भी आपकी जो प्रतिक्रिया है आप ऐसे भी अपने विद्यार्थियों में शेयर करेंगे आपस में। तो जो भी होगा वो अर्थघटन इस तरह, तो यानी इस तरह सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में एक माध्यम होगा
उस माध्यम से सूचना भेजी जाएगी और सूचना भेजी जाने पर प्राप्तकर्ता उसका अर्थघटन करेगा और फिर उसका वो प्रत्युत्तर भी देगा। अगर देना है तो, नहीं देना है तो सूचना उसको मिल गई है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि सूचना का संचार ये द्विमार्गीय प्रक्रिया है। फिर आता है कि सूचना संचार में ज्ञान, कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञान, विचार, ख्याल, अपने राय, अपनी संवेदना, अपना मनोभाव, वो सब चीज का आदान प्रदान कर सकता है, बराबर। तो जैसे अपने कोई भी सूचना किसी को भेजना है, किसी को सूचना देना है, तो अपनी सूचना ज्ञान से, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में कई बार ज्ञान की बातें भेजी जाती हैं, कई बार अपने कोई विचार भेज देता है, कई बार अपने कोई ख्याल भेजता, अपना राय भेज देता है, कोई व्यक्ति अपनी संवेदना को लिखकर भेज देता है, कोई व्यक्ति अपने मनोभाव को व्यक्त करता है। तो ऐसे तमाम सारे हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ये सारी चीजें घूमती रहती हैं। और आप भी इसी तरह अपने रिप्लाई के रूप में अपने संवेदनाएं, मनोभाव आप भी आदान प्रदान करते हैं। तो ये सूचना संचार के माध्यम में ये सारी बातें आप देखते हैं। अब हम सूचना संचार की बात करेंगे तो सूचना संचार दो प्रकार का है, एक है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक सूचना संचार क्या है? तो जिस सूचना संचार में शब्द या भाषा का उपयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे? शाब्दिक सूचना संचार। विद्यार्थी मित्रों, ये देखिए, आपको ये समझाने का पर्पस या हेतु है कि आपको इन्हीं में से प्रश्न छोटे छोटे बन जाते हैं और फिर हम परीक्षा में कहते हैं कि भाई स्वाध्याय में तो प्रश्न है ही नहीं, ये कहां से पूछ लिया। तो ये सारे प्रश्न हम इसको अच्छी तरह समझेंगे और इसको हम नोट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि प्रश्न कहां से बनता है। तो ये देखिए प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि शाब्दिक सूचना संचार अर्थात क्या। तो आप क्या व्याख्या देंगे कि जो सूचना शब्द या भाषा का उपयोग करके बनता है उसे क्या कहेंगे? हम शाब्दिक सूचना का संचार कहेंगे। इसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से एक हुआ शाब्दिक सूचना संचार। इसके बाद आता है शाब्दिक सूचना संचार जो है यह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। अगर हम किसी को लिख करके कोई चीज भेजते हैं, देते हैं, सूचना देते हैं तो लिखित हो गया, और किसी को बुला करके उसके सामने या हम ऑडियो बना करके उसको दे रहे हैं तो मौखिक हो गया हो। तो इस तरह लिखित और मौखिक दो तरह के जो है सूचना संचार ये शाब्दिक रूप में हो सकते हैं। शाब्दिक सूचना में शब्दों की पसंदगी करना ये महत्वपूर्ण चीज होता है। आप किसी को सूचना दे रहे हो तो आपके शब्द सही होने चाहिए। ऐसा शब्द उपयोग ना करें कि सामने वाले को बुरा लग जाए और वो शब्द आपकी बात सुने ही ना। आपको बहुत ही मधुर शब्द में सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करना है, उसको सूचना देना है। और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें कि जो निश्चित अर्थ उसका निकाल सके, समझ सके। आप इतने कठिन कठिन शब्द यूज कर दें कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए तो फिर वो सूचना का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से शाब्दिक सूचना के अंदर एक शब्दों की पसंदगी और दूसरा उसका निश्चित अर्थघटन होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आवश्यक है। एक सिद्धांत है हमारे कॉमर्स के अंदर कि कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। आप कोई भी सूचना को एकदम संक्षिप्त में दो और मधुर दो। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, मान लो, तो पत्र में संबोधन करते हैं, माननीय श्री, सेवा में श्रीमान, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं हम। और फिर उसके अंदर हम अपनी कोई भी बात को बहुत संक्षिप्त में रखने का प्रयास करते हैं। तो ये सिद्धांत का पालन सूचना संचार में होना चाहिए। तो शाब्दिक सूचना संचार अगर इस तरह से है तो बहुत ही असरकारक होता है। अब दूसरा आता है शब्द रहित सूचना संचार। पहला हमने देखा शाब्दिक, जिसके अंदर भाषा और शब्द का उपयोग होता है, और अब दूसरा है शब्द रहित सूचना संचार। अब ये क्या है? तो शब्द और भाषा का उपयोग के बिना जो सूचना संचार होता है उसे क्या कहेंगे हम? शब्द रहित सूचना संचार। यानी इसके अंदर ना शब्द का उपयोग होगा ना भाषा का उपयोग होगा। अब ये होगा कैसे फिर? तो यह एक शारीरिक हाव भाव वाला होगा। जैसे हम किसी को कुछ पूछे कि भाई आपको ये चीज चाहिए, तो वह अपने कुछ बोले बिना ही अपने दोनों जो शोल्डर, उसके जो शोल्डर कंधे हैं उसको ऊपर उठा लेगा ना, कोई हमको जरूरत नहीं, इनफ हमारे पास तो है। तो वो अपने शरीर से हाव भाव व्यक्त कर सकता है वो। तो इसका मतलब वो अपने सिर को हिला दिया, तो ऊपर से नीचे की तरफ हिलाया तो हाँ कहा,
और दाएं से बाएं हिला दिया तो क्या कहा, ना कहा, तो शारीरिक हाव भाव है। संकेत है, अपने हाथ से वो इशारा कर दिया तो वो संकेत कर दिया नहीं या यस या नो, जो भी उसको बताना है। चेहरे का हाव भाव, कई बार चेहरे से मुंह बिगाड़ लेता है, मुंह को अच्छा कर लेता है, कैसे भी तरह से वो चेहरे से भी अपना हाव भाव, इस सब में आप होशियार हो, आप अच्छी तरह समझ रहे हो इस बात को। तो शारीरिक संकेत, चेहरे का हाव भाव, आंख से संकेत। आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है, कई बार आप उसकी आंखें देखिए, बोलते हैं ना आंखें लाल होना, तो गुस्से में वो अपने गुस्से का संकेत कर देता है कि भाई मैं तुमसे गुस्सा हूं, मैं तुमसे क्रोधित हूं, या ऐसी और कोई बात बताने का प्रयास करता है तो आंख के इशारों से बात कर सकता है वो। तो ये जो चीज है ये शब्द रहित सूचना संचार है। फिर आता है कलात्मक। अब कलात्मक सूचना में क्या आता है, जैसे वादन, कोई भी संगीत है तो संगीत में कोई भी चीज को बजा करके और उस चीज को बताया जा सकता है, जैसे खास करके बिगुल बजाना, ड्रम बजाना सेनाओं में आप सुनते हैं, तो ये सब क्या लोगों में जोश उत्पन्न करने का इनका उद्देश्य होता है, मकसद होता है। इसी तरह से दुख के समय भी एक अलग तरह का वादन किया जाता है जिससे शोक या दुख व्यक्त किया जाता है, तो ये भी क्या हुआ, एक संकेत हुआ। नृत्य भी है, नृत्य के भी अलग अलग संकेत हैं, तो नृत्य के द्वारा भी संकेत को। शिल्पकारी, कोई आपको कलाकारी के अंदर कोई चित्र बनाया है, आप चित्र को देखिए और समझिए कि यह क्या कहने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसको अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। तो शिल्पकार यानी मूर्ति बना करके, मूर्तियों, अजंता इलोरा है या और भी आप जो कहीं पर जाइए जहां पर मूर्तियां को बना करके या चित्रों को शिल्प के रूप में बना करके समझाने का प्रयास किया गया हो तो आप समझ पाएंगे। उसी तरह चित्र बना करके, कार्टून बना करके, कार्टून से भी आप किसी चीज को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। नक्शे द्वारा, सायरन द्वारा, अब सायरन है, घंटी है, स्कूल में है तो स्कूल के अंदर आपको पता है भाई पहला, दूसरा, तीसरा, पहला बेल बजा तो पहली घंटी पूरी हुई, दूसरा हुआ तो दूसरा पीरियड पूरा हुआ, तीसरा हुआ तो चौथा हुआ, बराबर पूरा हुआ, चौथा हुआ तो रिसेस हो गए, बाहर आ गए, अंतिम बेल पड़ा तो आप सीधा बैग उठा लीजिएगा। कोई बोलता है आपको कि भाई बैग सब लोग उठा लो, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं, आपको पता है ये लास्ट बेल है और पूरा हो गया, मुझे घर जाना है। तो इस तरह से वो संकेत है और इस संकेत के माध्यम से भी आप सूचना संचार को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने सूचना संचार के शाब्दिक और अशाब्दिक या सूचना रहित शाब्दिक संचार को समझा। और अब इस वीडियो के अंत में हम दो चीज ले रहे हैं, परिभाषा। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि सूचना संचार की परिभाषा लिखिए। अपने पास 3 परिभाषाएं हैं, आप कोई भी एक परिभाषा जो आपको अच्छी तरह समझ में आती है उसको परीक्षा में लिख सकते हैं। तो देखते हैं, पहली परिभाषा देखिए कि विचारों, अभिप्रायों या वक्तव्य, विचारों, अभिप्रायों या वक्तव्य लिखित या संज्ञाओं द्वारा संदेशों का आदान प्रदान अर्थात सूचना संचार। बराबर, तो यहां पर क्या क्या बातें हैं देखिए, एक तो विचार, दूसरा आपका अभिप्राय, दूसरा या आपका वक्तव्य जो आप कुछ कहना चाहते हैं वो लिखित या संज्ञा के द्वारा आप संदेश के रूप में उसको आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सूचना संचार। आपको पसंद आए तो ये परिभाषा लिखिए, नहीं पसंद आए तो ये परिभाषा लिखिए। ये परिभाषा क्या है कि लोगों के मध्य होने वाली यह प्रक्रिया जिसमें प्रेषक यानी भेजने वाले के ज्ञान, उसके विचार, उसकी संवेदना, उसके मनोभाव इत्यादि संबंधी सूचना का योग्य संकेतों द्वारा, माध्यम द्वारा उपयोग किया जाता है और यह प्रसारण ऐसा है जो सूचना प्राप्तकर्ता को प्रभावित करता है, साथ साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और साथ साथ उसके साथ संबंध भी स्थापित होता है और बना रहता है। तो वो क्या हुआ, वो हुआ सूचना संचार, या उसको अब सूचना संचार कहते हैं। अब आपको ये भी नहीं लिखना है तो आप तीसरी परिभाषा देखिए, सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया। मैं वही काम कर रहा हूं, मैं अपने विचार या मैंने जो विचार एकत्र किए हैं उन विचारों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये सबसे सरल परिभाषा है कि सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया। तो विद्यार्थी मित्रों,
3 परिभाषा है, परीक्षा में आपको कोई भी एक परिभाषा लिखने को पूछ सकता है, तो आप तीनों परिभाषाएं पढ़ लेंगे और आपको इसमें से जो परिभाषा अनुकूल लगे वो परिभाषा परीक्षा में लिख सकते हैं। और आज का वीडियो हम यहाँ पूरा करते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।